जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। मैंने एक दिन ट्वीट किया कि भारत में कुल 5500 सांसद और विधायक हैं, सिटिंग एमएलए एमएलसी लोकसभा राज्यसभा मिला के टोटल 5500 सांसद विधायक हैं। अगर ये 5500 सांसद विधायक यूसीसी पे एक एक कार्यक्रम का आयोजन करें तो अगले 15 दिन के अंदर देश में 5500 कार्यक्रम हो सकते हैं। मैंने सुबह ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट गया तो बाद में देखा तो एक नंबर से बहुत कई बार फोन आया हुआ था। मैंने फोन मिलाया तो वो नंबर मलिक साहब का था। मलिक साहब ने कहा कि साहब आपने ट्वीट किया है कि 55 हर सांसद विधायक को एक एक कार्यक्रम करना चाहिए, मैं आपका अमरोहा में कार्यक्रम कराना चाहता हूं। मैं मलिक साहब को धन्यवाद देता हूं। मेरे ट्वीट के बाद जो पहला रिस्पांस किया, हालांकि उसके बाद और भी कई माननीय सांसद का फोन आया, कई विधायक का भी फोन आया जो अपने अपने यहां कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन मलिक साहब पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे ट्वीट को पढ़ा और पढ़ के ये कार्यक्रम का आयोजन कर दिया। मंच पर उपस्थित मलिक साहब, हमारी दीदी त्यागी जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब और हमारे महामंत्री जी, अध्यक्ष जी भी आ गए। हमारे सबको मैं वरिष्ठ को प्रणाम करता हूं। आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं क्योंकि हमारी मलिक साहब की मुलाकात तो कभी दिल्ली में भी हो सकती थी, लेकिन आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती। आप सब लोग आए बड़ी संख्या में, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। अगले 1 घंटे से हम बात करेंगे। आग्रह है फोन को साइलेंट मोड में डाल दें। समय बचेगा तो कुछ सवाल जवाब भी करेंगे जैसा समय की मर्यादा होगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, भारत वर्तमान समय में भारत न वेद से चल रहा है, न पुराण से चल रहा है, न बाइबल से चल रहा है, न कुरान से चल रहा है। किससे चल रहा है? संविधान। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। लेकिन अब उसी संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44, जो ओरिजिनली आर्टिकल 35 था। अब तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आ गया। एक्चुअली ओरिजिनली ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन संविधान निर्माताओं के पास इतना समय नहीं था कि वो फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट कर सके। उनके पास 1.5 साल का समय बचा हुआ था और भारत का विभाजन हो चुका था, धार्मिक आधार पर बहुत बड़ी मात्रा में विभाजन हो चुका था। तो इसलिए यह हुआ कि ठीक है, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल देते हैं। हमारे विधायक जी भी आ चुके हैं, आइए बैठिए। आप लोग सबका आपका धन्यवाद। यह भी एक सुखद संयोग है कि निवर्तमान विधायक ने कार्यक्रम का आयोजन किया है और वर्तमान विधायक इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। यह भी अपने आप में बड़ा सुखद संयोग है। लेकिन इस आर्टिकल 44 के बारे में बहुत सारी कहानियां फैलाई जा रही हैं, बहुत सारा झूठ परोसा जा रहा है। पहले इस झूठ को समझिए क्या क्या परोसा जा रहा है। पहला झूठ जो मुझे पिछले 4-5 साल में पता चला है जगह जगह, एक झूठ परोसा आ जा रहा है कि अगर आर्टिकल 44 इंप्लीमेंट हो गया तो हम सबका पहनावा एक जैसा हो जाएगा। अरे भाई, ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है, ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसलिए कपड़ा अपनी अपनी पसंद का ही होगा। एक और झूठ फैलाया जा रहा है, अगर जी यूसीसी आ गया, हम सबकी पहचान, जो अलग अलग पहचानें खत्म हो जाएंगी, सबको एक जैसा पहचान में आना पड़ेगा। नहीं, ये यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कोड नहीं है। ये क्या है? यूनिफॉर्म, जोर से बोलिए, आपकी आवाज यहां तक आनी चाहिए। कुछ लोग कहना है जी अगर यूसीसी आ गया
हमारी धार्मिक मान्यताएं खत्म हो जाएंगी। भाई ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड भी नहीं है, ये क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोग कह रहे हैं जी हमारे कस्टम का क्या होगा, ट्राइबल के कस्टम का क्या होगा, अगर यूसीसी आएगा तो सबका कस्टम एक हो जाएगा। नहीं, ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड भी नहीं है, ये क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोगों का कहना है जी अगर यूसीसी आ गया तो हमारा त्योहार सब अलग अलग मनाते हैं, हमारा त्योहार एक जैसा हो जाएगा, हम सबको एक तरीके से त्योहार मनाना पड़ेगा। नहीं, गलत, ये यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड भी नहीं है, ये क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोगों का कहना है कि जी अगर यूसीसी आएगा सबका खान पान एक जैसा हो जाएगा, ये भी गलत बात है, ये यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं है, ये क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोग कहना है कि अगर यूसीसी आएगा तो हम सबकी भाषा एक हो जाएगी, हम सबको एक ही भाषा बोलना पड़ेगा, तमिलनाडु का आदमी हो चाहे गुजरात का चाहे महाराष्ट्र का। बिल्कुल गलत बात है, ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड नहीं है, क्या है? यूनिफॉर्म। भाई सब लोग बोलिए, बच्चे बोल रहे, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? अरे संकोच क्यों करे, बोलिए जोर से, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा एचयूएफ का क्या होगा, एक एचयूएफ की बार बार ओवैसी साहब कह रहे हैं एचयूएफ टैक्स का मैटर है। इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे लोगों को छूट मिलती है, किसानों को छूट मिलती है और भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को छूट मिलती है। उसी में एक छूट यह भी बनी हुई है कि जो ज्वाइंट फैमिली है हिंदूज के, उनमें अगर ज्वाइंट फैमिली का अकाउंट होगा, एक साथ में रह रहे हैं, तो उनको एक टैक्स पे छूट मिलती है, 5 लाख तक की इनकम टैक्स छूट हो जाती है। मैं तो कहता हूं कि अगर वास्तव में इतनी चिंता है तो वन नेशन वन टैक्स की मांग करो, हम भी समर्थन करेंगे। लेकिन यूसीसी और एचयूएफ ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इसलिए इसका कोई लेना देना नहीं है, ये यूनिफॉर्म टैक्स कोड नहीं है। क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर यूसीसी आएगा तो हमारा जो पूजा पद्धति बदल जाएगी। पूजा पद्धति बिल्कुल नहीं बदलेगी, नमाज वैसे ही होगी, प्रेयर वैसे होगी, मंदिर में प्रार्थना वैसे ही होगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म प्रेयर कोड नहीं है। क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोगों का कहना है कि जी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, ये यूनिफॉर्म रिजर्वेशन कोड भी नहीं है। क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोगों का कहना है, ये तो हो गए विरोधी, लेकिन समर्थकों में बहुत उत्साह है। ये तो यूसीसी के विरोधियों की बात मैंने बताया, समर्थक भी बड़े उत्साही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूसीसी आएगा तो रोहिंग्या बांग्लादेशी भाग जाएंगे। बिल्कुल नहीं, उसके लिए आपको एक वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं यूसीसी आएगा तो धर्मांतरण रुक जाएगा। नहीं, उसके लिए आपको वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा, उसी में एक चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन डालना पड़ेगा, धर्मांतरण के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण को राष्ट्र के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों पे एनएसए लगाना पड़ेगा, धर्मांतरण चूंकि राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए धर्मांतरण कराने वालों पे यूएपीए लगाना पड़ेगा, और विदेशी मजहब में धर्मांतरण कराना। ध्यान से समझिए, सभी रिलीजन समान नहीं है, सभी पंथ एक समान नहीं है। एक स्वदेशी पंथ है, एक विदेशी पंथ। स्वदेशी पंथ क्या क्या है? सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो जो पंथ भारत की धरती से शुरू हुए उनको हम कहते हैं स्वदेशी पंथ, यानी इंडियन रिलीजन। जो रिलीजन भारत से बाहर पैदा हुए, भारत के बाहर शुरू हुए, वो क्या हो गए? फॉरेन रिलीजन। अब अंतर क्या है आप इसको समझिए। जितने अपने स्वदेशी रिलीजन हैं वो संविधान के प्रियम्बल के अनुसार चलते हैं। संविधान का प्रियम्बल का पहला वर्ड है इक्वेलिटी। सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म इक्वेलिटी को मानते हैं, जो विदेशी रिलीजन है ये इक्वेलिटी को नहीं मानते। संविधान का दूसरा शब्द है लिबर्टी, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता, तर्क करने की स्वतंत्रता। सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म ये तीनों, और सनातन धर्म तो सबका पिता है ही है, वो तो मुख्य है, वो तो मुख्य पेड़ है। तो हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म ये लिबर्टी को मानते हैं, ये लोगों को बोलने की आजादी देते हैं, स्वतंत्र रूप से सोचने की आजादी देते हैं, तर्क करने की आजादी देते हैं, बहस करने की आजादी देते हैं। लेकिन जो विदेशी पंथ हैं
न वो इक्वलिटी को मानते हैं, न लिबर्टी को मानते हैं। आप उनकी किताब के ऊपर तर्क नहीं कर सकते। अगर आप तर्क करोगे तो सरतन से रामायण की चौपाई पे तर्क वितर्क हुआ, कहीं सरतन से जुदा हुआ क्या? एक बार आप बाइबल पे तर्क वितर्क करके देख लीजिए, कुरान पे तर्क वितर्क करके देख लीजिए, कुरान की किसी आयत पे खुली बहस करके देख लीजिए, नहीं हो सकता। इसका मतलब यह विदेशी रिलीजन लिबर्टी को भी नहीं मानते, लोगों को अपना दिमाग लगाने की उनको छूट नहीं है। तो प्रियम्बल का चौथा शब्द क्या है? यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब राष्ट्र प्रथम। सिखिज्म भी राष्ट्र प्रथम मानता है, जैनिज्म भी राष्ट्र प्रथम को मानता है, बुद्धिज्म भी नेशन फर्स्ट को मानता है, सनातन धर्म में तो बाकी राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र की पूजा लिखा हुआ है। लेकिन जो विदेशी रिलीजन है ये नेशन फर्स्ट को भी नहीं मानते। तो सवाल यह हुआ, जो रिलीजन संविधान को नहीं मानता, संविधान के प्रियम्बल को नहीं मानता, इक्वलिटी को नहीं मानता, जस्टिस को नहीं मानता, लिबर्टी को नहीं मानता, फ्रेटर्निटी को नहीं मानता, यूनिटी को नहीं मानता, इंटीग्रिटी को नहीं मानता, उसको ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता मिलना चाहिए क्या? यूसीसी तो बाद की बात है। विधायक जी इस पर चिंतन करिए। अमेरिका की नागरिकता लेने में 10 साल लगता है और अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। पहले येलो कार्ड मिलता, फिर ब्लू कार्ड मिलता, फिर ग्रीन कार्ड मिलता, कम से कम 10 साल के बाद। और अंडरटेकिंग देना पड़ता, मैं ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा। और अगर जितनी बातें कह दिया मानूंगा, उसमें कुछ भी तोड़ा, ग्रीन कार्ड वापस। अमेरिका की नागरिकता परमानेंट नहीं होती। चाइना में नागरिकता लेने के लिए अंडरटेकिंग देनी पड़ती, ये 15 पॉइंट मानूंगा। जिस दिन 15 पॉइंट में से एक पॉइंट अगर तोड़ दिया, तुम्हारी नागरिकता खत्म। सिंगापुर की नागरिकता लेने के लिए आपको 12 पॉइंट का चार्टर है, सब पे टिक करके देना पड़ता है। एक भी आपने तोड़ा, आपकी नागरिकता खत्म। दुर्भाग्यवश भारत में सिटीजनशिप का कोई रूल ही नहीं है, कोई नॉर्म नहीं है। तुम भारत की संस्कृति को मानते हो या नहीं मानते, फिर भी नागरिक बने हुए हो। वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानने वाला भी भारतीय बना हुआ है। नारी तू नारायणी को जो नहीं मानता वो भी भारतीय बना हुआ है। भाई, जिस देश में हम रहते हैं वहां की संस्कृति, वहां की परंपरा, वहां के ज्ञान विज्ञान को तो मानना पड़ेगा। भारत वाले अमेरिका में जाके जो ग्रीन कार्ड लेते हैं, अंडरटेकिंग देते हैं कि मैं अमेरिका के संविधान के मानूंगा, संविधान को मानूंगा, अमेरिकन कल्चर को मानूंगा, अमेरिकन कस्टम को मानूंगा, अमेरिकन ट्रेडिशन को मानूंगा। तो वैसे ही भारत में अब ये इस पे सोचना पड़ेगा कि क्या पैदा होते ही नागरिकता मिल जानी चाहिए या नागरिकता के समय हमें कुछ लेना चाहिए कि ये आपको 15 पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या पैदा होते ही 18 साल का होते ही नागरिकता मिल जानी चाहिए या वोटिंग के पहले हमें कुछ बनाना पड़ेगा, एक रूल फ्रेम करना पड़ेगा, भैया मैं ये मानूंगा तब वोटिंग का राइट मिलेगा। और उसका उदाहरण आपको बता दूं, जब सांसद विधायक बनना तो छोड़िए, जब सांसद और विधायक का फॉर्म भरा जाता है, इलेक्शन लड़ने के पहले फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म में एक ओथ होती है। ओथ क्या होती है कि मैं यहां से प्रत्याशी बन रहा हूं, मैं यहां से चुनाव लड़ने वाला हूं, मैं भारत के संविधान को अक्षरशः मानता हूं, मैं भारत के संविधान को अक्षरशः पालन करूंगा। अभी वो जीता नहीं है, अभी विधायक नहीं बने, अभी सांसद नहीं बने, संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 में शपथ बनी हुई है। सांसद, विधायक, मंत्री, हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के अलावा 2 फॉर्म और है। वो 2 फॉर्म किसके लिए है? भावी विधायक, भावी सांसद के लिए। और उसमें लिख के क्या कहते हैं? अभी सोचिए, अभी विधायक बने भी नहीं, सांसद बने भी नहीं, फिर भी क्या लिखते हैं? मैं भारत के संविधान को अक्षरशः मानूंगा, भारत के संविधान के अनुरूप व्यवहार करूंगा, मैं भारत के संविधान में आस्था रखता हूं,
और भारत के संविधान के अनुसार ही आगे भी अपना व्यवहार करूंगा। अब यह बताइए, कोई सांसद और विधायक जो हमारा मूल संविधान है और उस संविधान का जो प्रियम्बल है, जिसको उद्देशिका कहते हैं, जिसमें गोल्डन गोल है, गोल्डन गोल क्या है? 6, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। जो सांसद विधायक इन 6 गोल्डन गोल्स के खिलाफ बोल रहा है, क्या उसकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए? बोलिए जरा जोर से। अरे उसने शपथ लिया हुआ है, इलेक्शन लड़ने के पहले भी शपथ लिया और जीतने के बाद जब सांसद और विधायक बने तब भी शपथ लिया कि मैं संविधान का अक्षरशः पालन करूंगा। संविधान का अक्षरशः पालन करने का मतलब संविधान के प्रियम्बल का पालन करूंगा। अगर उस प्रियम्बल को हिंदी में करें तो धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। इसका मतलब हर सांसद विधायक शपथ लेता है, मैं धर्म की जय करूंगा, मैं अधर्म का नाश करूंगा, मैं प्राणियों में सद्भावना स्थापित करूंगा, मैं विश्व का कल्याण करूंगा। अगर आप प्रियम्बल के 6 शब्दों को हिंदी में रूपांतरित करिए तो ये 4 वाक्य बनते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का। अब इतनी शपथ लेने के बाद कोई टीएस हसन, कोई ओवैसी, कोई XYZ वो विधायक सांसद बना कैसे रह सकता? जो शपथ सांसद विधायक की वही शपथ हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज की। अगर हाई कोर्ट का जज ये कह दे कि मैं आर्टिकल 44 को नहीं मानता, क्या वो जज रहने के लायक है क्या? कोई सुप्रीम कोर्ट का जज कभी ये कह सकता है कि मैं आर्टिकल 44 का नहीं मानता? तो फिर सांसद विधायक कैसे कह सकते? वही शपथ तो उनकी भी है। जो शपथ हाई कोर्ट के जज की, वही सुप्रीम कोर्ट के जज की, वही सांसद की, वही विधायक की। अपनी शपथ तोड़ना यह मक्कारी है कि नहीं? अपनी शपथ को तोड़ना देश के साथ गद्दारी है कि नहीं? तो जो लोग आर्टिकल 44 का विरोध कर रहे हैं, अपनी शपथ तोड़ रहे हैं, अपनी शपथ तोड़ रहे हैं, इसका मतलब वो मक्कारी कर रहे हैं, वो गद्दारी कर रहे हैं, वो देशद्रोह कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ कड़ाई से पेश आने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे लोगों से कड़ाई से पेश आने की जरूरत है। और अब भारत की नागरिकता को परिभाषित करने की जरूरत है। एक बार यूसीसी लागू हो जाए, अगला जो मेरा टारगेट होगा कि पूरे देश में सबसे पहले, जैसे विदेशों में नागरिकता परिभाषित है, किसी को अनलिमिटेड सिटीजनशिप नहीं मिलती, टर्म्स कंडीशन के साथ सिटीजनशिप मिलती है, वैसे ही भारत में भी टर्म्स कंडीशन के साथ ही सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। अगर टर्म्स कंडीशन तोड़ दे तो उसका वोटिंग राइट खत्म, अगर टर्म्स कंडीशन तोड़ दे तो नागरिकता खत्म। और यह व्यवस्था सिंगापुर में भी है, चीन में भी है, अमेरिका में भी है।